दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक फ्री में इंटर्नशिप आप इस वीडियो को समझ सकते हो, क्योंकि आज इसमें बताऊंगा कि आप अपने करियर में, एक सिविल इंजीनियरिंग के करियर में कैसे ग्रो कर सकते हो। क्या 8 स्किल आपके पास होनी चाहिए। उन 8 स्किल अगर आपके पास हैं, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आपकी ग्रोथ और सैलरी बढ़ेगी। वो 8 स्किल मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे दूं कि आपको 3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी काम आएंगी, साइट पे जाओगे काम आएंगी, थियोरेटिकल भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल बेसिस साइट पे लेके भी बताऊंगा। तो कंप्लीट फुल पैकेज वीडियो इसको बोलो। जो फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं या 1-2 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए खास ये वीडियो बनाई है, तो कंप्लीट देखनी है। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, उससे पहले करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है, वो लाल बटन दिख रहा है जो, और कंप्लीट वीडियो देखनी है। काफी नॉलेज सीख के जाओगे, वो भी फ्री में। अभी मैं शुरू करता हूं। आज मैं बताऊंगा जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें आपको मैक्सिमम जो हम स्टीरअप यूज करते हैं, रिंग जिसे हम बोलते हैं, टाइस बोलते हैं, तो उसका डाया कितना रखना होता है। जो रिंग हम यूज करते हैं, एक सबको जानना जरूरी है। ये रिंग है, इसका डाया कितना रखना है कि जो हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब ये 2 स्टीरअप हैं, इसके इधर इधर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 हम वर्टिकल वार यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसमें ये हमारा वर्टिकल सरिया खड़ा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगली चीज, अगर कॉलम का एंड जो होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉलम है, आपने देखा होगा यहाँ भी मैक्सिमम स्पेसिंग कम की होती है। यहाँ 100 mm प्रोवाइड की होती है, यहाँ फिर 150, इधर तक 150, फिर ऊपर से 100 mm। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको गारंटी का पता हो जाएगा। तो स्टार्ट ही किससे करते हैं हम, कि हमें कितना डाया रखना होता है स्टीरअप का, टाइस का। और एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम टाइस बोलते हैं, और रिंग जो बीम में हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्टीरअप बोलते हैं। ये काफी मिस्टेक की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा, चलो एक एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है मेरी, तो ये कॉलम हमारा एक है, ठीक है। ये 4 सरिये प्रोवाइड किए हमने 20 mm के। अभी ये जो स्टीरअप है, इसका डाया क्या रखना है स्टीरअप का, वो कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए कोडने का है आपको 1-2 केस पकड़ने हैं। 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडल बार ऑफ डाया। तो हमने 20 mm का, अगर आप 16 mm का, 10, 12 जो भी mm का सरिया यूज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 12 mm से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना। ठीक है, शेयर बॉल जो होती है उनमें यूज होता है, लेकिन कॉलम में आपको 12 mm से कम डाया यूज नहीं करना है। तो हमने ले लिया कि 20 mm का हम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसका पहला केस क्या बनता है, 20/4, वो इंटू, मतलब ये देखना 1, इधर मैं अच्छे से समझा देता हूँ, 1/4 इंटू 20, तो ये 20 ऐसे चला गया, तो आगे 20/4, तो 5 mm हमारा आया। ठीक है। दूसरा है 6 mm, तो ये क्या कहता है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा, इन दोनों में से वही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, आपको 8 mm से कम डाया का स्टीरअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, या टाई प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी आपको ये फॉलो करना ही करना है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो 8 mm से कम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया कि कितने डाया का हमें स्टीरअप रखना होता है, 8 mm से कम कभी नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, अभी हमें आ गया, ये पता चल गया कि हमारा ये 8 mm का रिंग बनेगा। ठीक है। अभी दोनों रिंग के बीच बीच में कितनी स्पेसिंग या डिस्टेंस रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस तरीके से। ये तो उसके लिए 3 केस बनते हैं, A, B, C। ये हमने डिग्री के दौरान पक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन तब ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी अगर आप प्रैक्टिकली साइड पे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, तो ये जरूर देखो। तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम, पहला केस बनता है हमारा लेटरल डायमेंशन। वो क्या होगी, हमारी लीस्ट वाली, हमारा है 300/400 का कॉलम। तो जो दोनों में से लीस्ट होगी 300, तो 300 हमने पकड़ लेनी है। ये पहला केस क्लियर हो गया, 300। फिर दूसरा केस बनता है 16 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जो भी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना का, 20 डाया का सरिया हम प्रोवाइड कर रहे थे। आप 16 का हो तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है हमने 20 का। तो मैंने इस एग्जांपल ले ली कि हमने 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया। आप 20 का भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है, 20 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो जाता है 400 mm। ठीक है, एक केस ये बन गया।
तीसरा बनता है 300 mm। तो इनमें से जो भी कम आता है 300, 300, 400, तो इनमें से जो भी कम आता है वो आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। और इसमें आया 300, तो हमेशा याद रखना, ऐसे तो ये फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या करना है 150 या 150 to 200 mm, इससे ज्यादा स्पेसिंग कभी भी आपने प्रोवाइड नहीं करनी है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये क्या है, ये थंब रूल है, ये थंब रूल है। और ये हमारे आईएस कोड कह रहा है, ये किन केसेस के लिए कह रहा है, जो हम सिंपल घर बनाते हैं, हम डिजाइन नहीं करते हैं, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए या सिस्मिक लोड के लिए या किसी भी लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, उसमें हमें ये फॉलो कर देना है। बाकी तो पूरा आजकल तो काफी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हमारा रिविट है, स्टैड प्रो है, सबकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फॉलो करके करना है तो ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अभी बढ़ते हैं हम, अगला क्या था हमारा कि दो हमारा एक कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, इनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी 3 केस बनते हैं इसमें भी, डाया ऑफ द बार, अगर ये सरिया है, इसका 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, और ऊपर जो आता है सरिया, इसमें 20, 20, 20, सब में 20 mm डाया है। तो आपको क्या फॉलो करना है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 mm। ये है मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम तो आपको डिजाइन करके निकलेगा, मिनिमम आपको 20 mm से कम इन दोनों के बीच का जगह नहीं रखना है। दूसरा केस करता है, अगर दोनों का डाया अलग अलग है, ये 20 mm है, ये 16 है, ये 20 है, ये 16 है, 25 है, तो उसमें क्या करना है, जिसका भी डाया लार्जर होगा, अगर इसमें 25 mm का मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 25 mm। 25 mm से कम वो नहीं होना चाहिए। तीसरा केस होता है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, 20 mm का, 10 mm का, 40 mm का, जो भी साइज का एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं 40 mm का एग्रीगेट उस स्ट्रक्चर में, बीम है, कॉलम है, तो 40 + 5 mm, 45 mm आपको उन दोनों में स्पेसिंग रखनी है, कितनी, 45 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगली चीज है, आपको जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है उसमें कैसे हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है, ये बीम का पता चल गया। अभी वर्टिकल स्टील में आपको क्या करना है, ये हमारा 2 स्टील है, तो इसमें आपको क्या करना है, जहां तो मिनिमम 15 mm, जहां 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, सेम 2/3 इंटू मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट हम 20 mm का यूज कर रहे हैं इसमें, तो 20 × 2 ये किया 13.3 आ गया। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बाहर, अगर 25 mm का सरिया है तो 25 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपको करना है। तो पहला हमारा था 15 mm, दूसरा था हमारा 13 mm, तीसरा है हमारा मैक्सिमम साइज 25 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच 25 mm जगह होनी चाहिए। इन सब में भी इसमें भी जब आप करोगे तीनों चीजें, उसमें भी जो मैक्सिमम आएगा वही आपको फॉलो करना है, और इसमें भी तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही फॉलो करना है। ये कोई डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको भाषा में बता रहा हूँ। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि हमारा जो कॉलम रहता है उनके बॉटम में और टॉप में हम मैक्सिमम स्पेसिंग क्यों, मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इधर भी बता लेता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये हमारा कॉलम रहता है, आपने हमेशा देखा होगा, ये फिर ऊपर यहां से लेके यहां तक 100 mm स्पेसिंग होती है, यहां से यहां 100 mm और बीच में 150 mm। तो क्यों ऐसा किया जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो मैं क्लियर आपको प्रैक्टिकली करता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में बताऊंगा, क्योंकि आप इंटरव्यूअर को भी अगर बताओगे तो देखो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है, अगर हम टेक्निकली थोड़ा पकड़ते हैं, फिर सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे, जॉइंट्स पे, जंक्शंस पे। मतलब जो कॉलम है हमारा, जहाँ से स्लैब स्टार्ट होती है बॉटम से, और जहाँ पे बीम आता है स्लैब का, वहाँ से 1 मीटर नीचे और नीचे से 1 मीटर ऊपर, बीच में अगर 3 मीटर हाइट है टोटल, समझो 3 मीटर हाइट में नीचे से 1 मीटर, ऊपर से 1 मीटर, बीच में 1 मीटर बचा, लेकिन जो नीचे और ऊपर का 1 मीटर है वहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, वहाँ हम स्पेसिंग कम प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप में। और बेंडिंग मूवमेंट की अगर हम बात करें, मिडल में सबसे ज़्यादा मतलब कम बेंडिंग मूवमेंट होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, सपोर्ट पे। तो अगर हम स्पेलिंग जो होती है, मतलब स्पेलिंग अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंक्रीट क्या होता है, बिखर जाता है, जब उस पर लोड पड़ेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो उस केस को बचने के लिए, क्रैक्स ना आए उसमें, तो हम क्या करते हैं, कम स्पेसिंग कहाँ, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करते हैं। और जब अर्थक्वेक के लिए किसी भी कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है
जहाँ आप अपने घर की भी कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो जंक्शन होंगे जहाँ से आपका बीम या कॉलम स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ पे कम स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। बाकी बीच में आप 150 या 175 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। देखो ये होगी हमारी 3 चीजें जो आप आई होप समझ गए होंगे। अभी मेन चीज है कि आपको सक्सेस कैसे होना है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए साइट पे जाने से पहले। वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आप गूगल से सीख सकते हो, आप खुद साइट पे सीख सकते हो, बुक से सीख सकते हो, लेकिन ये मस्ट आपको आनी चाहिए। कोर्सेज लो, ट्रेनिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये 8 स्किल अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी जॉब में फिट हो जाओगे और कहीं भी जॉब करके ग्रो करके अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो ये रही आपके लिए 8 स्किल्स। सबसे पहली चीज है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर सिविल इंजीनियर है जो बिल्डिंग में है या जो प्लानिंग में है या जो एग्जीक्यूशन में है, कहीं भी काम करता है, उसको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल से हमारी बिल्डिंग भी होगी, उसी के हिसाब से प्लानिंग भी होगी कि कटिंग में कितना टाइम लगेगा, बेंडिंग में कितना टाइम लगेगा, बाइंडिंग में कितना टाइम लगेगा। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप प्लान कर पाओगे कि आपका सरिये के काम में कितना टाइम लगना है, या किसी स्लैब को या बीम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना है, तो उसी हिसाब से आप प्लान दे पाओगे। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल बना सकते हो कि शेप आ गई, क्योंकि यही चीज एक्सेल शीट में बनानी होती है आपको जाके। तो फिर मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, तो एक्सेल शीट में बनानी होती है। तो अगर बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आता होगा तो एक्सेल शीट में कुछ आप शेप बना पाओगे, कुछ वैल्यू दे पाओगे, डेवलपमेंट लेंथ कितनी हुई, लैप लेंथ कितनी हुई, बैंड डिडक्शन कितना हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगर बार बेंडिंग शेड्यूल पे आपको अप्रोक्स 20 to 30 वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाके देखो। हर चीज की बार बेंडिंग शेड्यूल है, बीम, कॉलम, स्लैब, चिपिया, सब कुछ है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अगली चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए ड्राइंग की स्टडी करना। मतलब बेसिक चीज है, किसी भी काम में होगा, रोड वर्क होगा, टनलिंग होगा, जहाँ आपका बिल्डिंग वर्क होगा। और एक आपके लिए गुड न्यूज है कि मैं जल्द ही टनलिंग NATM मेथड से वीडियोस लाने वाला हूँ, जो कहीं भी यूट्यूब को आपको नहीं मिलेंगी। जो NATM मेथड रहता है, न्यू ऑस्टन टनलिंग मेथड, उसकी वीडियोस आने वाली हैं कि वो प्रोसेस कैसा रहता है। जब उसका कोर्स करोगे 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के दौरान वीडियो के यूजेस से, वीडियो की वजह से आपको वही कोर्स कम से कम 10-15 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। और प्रैक्टिकली आप एबल हो जाओगे कि आप साइट पे जाके NATM मेथड से पूरा काम करवा सकते हो। A से Z तक, 0 से 100 तक सब क्लियर उसमें मैं करने वाला हूं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, मैं भड़क गया अपने मुद्दे से। ड्राइंग, स्टडिंग और एनालिसिस। ड्राइंग की स्टडी करना आपको आनी चाहिए, उसकी सेक्शंस कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल है, क्या उसकी सेक्शंस हैं, क्या उसमें डिटेल दी हुई है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए उसमें पढ़ना। फिर ही आप काम करवा सकते हो, फिर ही आप, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का मेन वर्क है ना, वो एक सिविल इंजीनियर को एक सुपरवाइजर, एज ए फोरमैन, साइट सुपरवाइजर करके काम करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जहां भी जो भी लेबर होगी, उसको ड्राइंग के हिसाब से समझाना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है तेरे को। जब भी जहां चेक करने भी जाओगे ना, कोई चेकलिस्ट करोगे, क्योंकि चेकलिस्ट भी एक उसी का, ठीक है, एग्जीक्यूशन में है कि आपको चेक करना है कि ये ड्राइंग के हिसाब से हुआ नहीं हुआ, ये है सही है, ये नहीं है। तो ड्राइंग अगर आपको नहीं आती तो कैसे कर पाओगे? ठीक है, 2 चीजें होंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्राइंग स्टडी। ड्राइंग स्टडी की भी मैं वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, देख लेना। आगे पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, IS जो कोड है उसका 456 जो हमारा कंक्रीट के लिए यूज होता है, IS 80-2000 स्टील के लिए यूज होता है। ये कोड जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है। इनमें से सब इंटरव्यू क्वेश्चन जो आते हैं ना, सब इंटरव्यू क्वेश्चन इन्हीं 2 कोड में से आते हैं। और जो भी आप काम करवाओगे ना साइट पे, ज्यादा इसी पे रहता है। और भी जो कोड होते हैं सीमेंट के, ब्रिक के, सॉइल के, उनके ना बेसिक निचोड़ पढ़ लो। जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आप जब एक बार कोड पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। और IS कोड मिल जाएंगे आपको, कहां से? फ्री में मिलेंगे। देखो कहां फ्री में, civilsitevisit.com सर्च मारो, आपको वेबसाइट मिलेगी हमारी। उसमें मैंने IS कोड डाले हैं, हर चीज के हैं। किसके? स्टील, कंक्रीट, ब्रिक, सॉइल, हर चीज के स्टील है। और स्पेसिफिकेशन भी है उसमें। वो स्पेसिफिकेशन आप पूरे दुनिया में ढूंढ लो, वैसी स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। इन्हीं कोड का निचोड़ उसमें डाला हुआ है सब स्पेसिफिकेशन में। आप जाके वो भी देख सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें सिविल साइट विजिट में काफी कुछ आपको जॉब के लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिटेल एस्टिमेशन और बिलिंग की। डिटेल्ड नहीं, अगर आपको एस्टिमेशन और बिलिंग थोड़ी बहुत भी आती है
बाकी तो आप सीख जाओगे जैसे ही साइट पे जाओगे, जहां आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है। जब घुसोगे ना किसी कंपनी में, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। उसके बाद आप पकड़ लोगे कि कैसे मतलब डिटेल्ड करते हैं। बाकी आपको एस्टिमेट करने के फार्मूले, आपको वॉल्यूम, एरिया वगैरह ये सब आने चाहिए। एक्सेल के जो फार्मूले यूज होते हैं, बिलिंग के, तो ये अगर आप आता होगा ना, तो आपकी ग्रोथ की काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो वो एस्टिमेशन और बिलिंग इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपके इसमें भी हमारी वीडियो हैं, काफ़ी प्लेलिस्ट ढूंढो जाके, वहाँ एस्टिमेशन और बिलिंग पे प्लेलिस्ट है, उसमें भी काफ़ी वीडियो हैं। वीडियो देखोगे सीख जाओगे कि ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर उसी हिसाब से बिलिंग हो जाएगा। क्लियर। अगला सब्जेक्ट है DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क का, क्योंकि अगर आप साइट इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो, आपको शाम को अपना डिटेल देना पड़ेगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ेगी कि क्या क्या आपने किया, क्या क्या साइट पे हुआ, क्या क्या प्लान था, क्या एक्चुअल क्वांटिटी में हुआ, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब DPR भी एक अपने हिसाब में एक खुद का पूरा वर्क हो गया, पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया, पूरा काम हो गया। DPR के माध्यम से जो क्लाइंट होंगे या जो हेड ऑफिस होगा, तो उसको आइडिया लगेगा, जो जहां हमारे जो जनरल मैनेजर AGM होगा, उसको आइडिया लगेगा कि इसने आज क्या काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, एक्चुअल सुबह कितना प्लान किया था, उसमें से कितना हुआ, कहाँ ड्रॉबैक रहा, क्यों रहा। वो चीज हर DPR में होनी चाहिए। वो DPR अच्छे से बनाना पढ़ना आपको आनी चाहिए। इस पे भी हमारी 2-3 वीडियो हैं, एक्सेल शीट्स भी हैं। civilsitevisit.com पे जाओगे, वहां DPR सर्च मारोगे तो आपको एक्सेल शीट मिल जाएंगी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिकंसिलेशन बिल, इसमें इसी में हो गया, लेकिन रिकंसिलेशन बिल एक अलग सी चीज है, क्योंकि इंटरव्यू जब भी पूछता है ना, ऐसे बिलिंग तो इजी है, कोई भी कर लेगा, लेकिन जो रिकंसिलेशन बिल हो गए, सीमेंट का हो गया या सरिये का हो गया, तो वो बनाना आपको आना चाहिए। देखो रिकंसिलेशन बिल हो गया, मैं थोड़ा आप बता देता हूं आपको बेसिक, कि देखो जो ड्राइंग में मेंशन है, जो सामने दिख रहा है कि काम हो रहा है, जो सरिया यूज हो रहा है सामने, जो एक्चुअल क्वांटिटी ड्राइंग में दी है, उसके अलावा जैसे यूज होती है कि कई जगह पिन में यूज हो गया, कई जगह चेयर में यूज हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा सरिया कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो रिकंसाइल करवाना होता है क्लाइंट से कि ये हमने यहाँ डाला, ये हुआ, तो वो अगर साइन हो गया, वो रिकंसिलेशन बिल होता है, वो आपको फिर पैसा वैसे मिल जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा साइट एग्जीक्यूशन वर्क, वो जैसे मैंने पुरानी वीडियो डाली थी, जिन्होंने नहीं देखी वहां देख लो, मैं सब बताया उसमें। एग्जीक्यूशन वर्क में हो गया हमारे चेकलिस्ट हो गए, कि चेकलिस्ट हर चीज की, स्टील की, कंक्रीट की, स्लैब की शटरिंग हो रही है, स्टेयर की शटरिंग हो रही है, या स्टेयर का स्टील बांधा जा रहा है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, कॉलम का स्टील बांधा जा रहा है, तो उसकी चेकिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कैसे आपको चेक करना है कि ये है ये नहीं है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और चेकलिस्ट कहाँ मिलेंगी? civilsitevisit.com की वेबसाइट पे जाओ, वहां सर्च मारना ITP फॉर्मेट्स, तो उसमें सब चेकलिस्ट हैं, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल शीट्स हैं, आपके काम भी आएंगे और उसमें से आपको सीखने को मिलेगा। अगर वैसे नहीं मिलेंगी आपको, ITP कईयों को नहीं मिल रही है सर्च करने पे, तो आप सर्च करना वहां इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें मैंने सब डाले हुए हैं वो चेकलिस्ट के पॉइंट्स, वो इंटरव्यू क्वेश्चन में मैंने डाले हुए हैं। आगे बात करते हैं, आपको ऑटोकैड आपको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ड्राइंग्स वगैरह खुद वो करनी पड़ती हैं। ज्यादातर ड्राइंग्स ऑटोकैड में आती हैं, जहां आप खुद कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, सीढ़ी बिठानी पड़ेगी, सीढ़ी का डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऑटोकैड एक बेसिक है, कोई जरूरत नहीं है स्टैट प्रो सीखने की, रिबिट सीखने की, ई-टैप सीखने की, अगर आपने एग्जीक्यूशन में काम करना है। अगर आपने सोचा कि मैं स्ट्रक्चर में जाना चाहता हूँ एमटेक करके, तो फिर आप ऑटोकैड करो, ऑटोकैड नहीं फिर रिबिट वगैरह करो, काम आएगा। लेकिन अब फिलहाल अगर आप फ्रेशर हो, जहां 1-2 साल एक्सपीरियंस, आप ऑटोकैड करो, वही काफी है, वो आपके काम आ जाएंगी। तो ये बेसिक जो स्किल्स थी मैंने आपको बता दी, 8 स्किल, ये अगर आपको आती होंगी तो आपको कोई इंटरव्यू में नहीं हरा सकता, आपको कोई ग्रो करने में नहीं रोक सकता। और ये चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी? हमारे ही चैनल में मिल जाएंगी। 500 वीडियो हैं, उसमें से सब ये आपको क्लियर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।